करें आपके मौजूदा विधायक, इनकी कार्यशैली किस तरह से रही है? लगातार हम फीडबैक लेते जा रहे हैं, जनता में कहीं न कहीं आक्रोश भी है। पीढ़ी का धन कर लो, तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट से जितनी ये लोग उगाई कर सकते हैं उतनी उगाई में लगे हुए हैं। ये पैसा की जनता को, मेरे को नहीं लगता कि ये मुफ्तखोरी की जो गहलोत जी का प्रयास है कि मुफ्तखोरी के माध्यम से मैं इनको अपनी तरफ आकर्षित कर लूँ। राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता। तो कहाँ तक भुना पाए हैं या वो भुनाने में कामयाब नहीं हो पाए? यात्रा के माध्यम से हम गांव गांव ढाणी ढाणी गए, लोगों में अच्छा खासा आक्रोश है। हमने जयपुर में बड़े बड़े प्रदर्शन किए। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से, और आज हम पहुंचे हैं नागौर विधानसभा। और नागौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी दावेदार चुनाव मैदान में आ चुके हैं और विधानसभा 2023 का चुनाव कुछ ही महीने बाद होने वाला है और आचार संहिता भी कुछ ही महीने बाद लगने वाली है। और राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार जहां बड़े बड़े रेवड़ियाँ बांटकर सत्ता में वापस आना चाहती है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी वही राजस्थान की परिपाटी कि इस बार सत्ता में वापस आई। और वापस आने के लिए अभी भी दोनों ही दलों में खींचातानी चल रही है और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पर भी नज़र गड़ाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर बड़ी ही बारीकियों से नज़र लगाए बैठे हैं कि यहाँ से दावेदार कौन है। मौजूदा विधायकों की अगर कार्यशैली की बात करें या फिर उनके कार्यशैली के बारे में बात करें तो उन पर भी नज़र है कि जनता में कितनी नाराज़गी है, जनता में कितना अपनापन है। और साथ में अगर पूरे राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में जहां कांग्रेस 52 विधानसभा सीट ऐसी है जहां खाता नहीं खोल पाई, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 20 विधानसभा सीटों पर अपना खाता नहीं खोल पाई। और नागौर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी काबिज है और इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी है कि फिर से नागौर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट पर कब्जा करे। आज हमारे बीच में यहाँ से प्रबल दावेदार लक्ष्मी नारायण जी हमारे बीच में है। युवा है और व्यक्तित्व और वर्चस्व इनका भी शानदार है। लगातार धरने प्रदर्शन, लगातार हर समस्या को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, हर समस्या की मांग को बड़े ही जोशीले अंदाज में उठाते हैं। तो हमारे बीच में है लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। लक्ष्मी नारायण जी, विधानसभा 2023 का चुनाव नज़दीक है और आपने अपनी दावेदारी जता दी, क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़ा पद मिल सकता है, बड़े से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री है, एक साधारण कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक साधारण कार्यकर्ता आज एमपी है, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का मुखिया है। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से अलग पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की मेहनत देखी जाती है, उनका काम देखा जाता है और उस कार्यकर्ता की अगर अच्छी क्षेत्र में इमेज है तो उस कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय काम किया। विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ा हुआ, विद्यार्थी जीवन से मैं छात्र राजनीति में रहा, नागौर मृदा कॉलेज का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, प्रेसिडेंट रहा, युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, अभी किसान मोर्चे में प्रदेश मंत्री हूँ। तो लंबा एक अनुभव भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मिला, उसकी रीति नीति को अंगीकार करने का अवसर मिला और एक सक्षम नेतृत्व के नीचे काम करने का अवसर मिला। तो स्थितियां नागौर सीट पर अपने लिए अनुकूल मानते हुए कि मेरी उम्मीदवारी अनुकूल हो सकती है पार्टी के लिए, तो इस सोच के साथ मैंने अपनी दावेदारी नागौर विधानसभा से प्रस्तुत की है। अब पार्टी को लगेगा कि मैं समतावान कार्यकर्ता हूं तो पार्टी मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात फार्मूला भी राजस्थान में उतारना चाहेगी, यानी कि जो 70 साल से ज़्यादा उम्र है, हो सकता है कि उनकी टिकट भी कटे, और जिन्होंने कार्यशैली पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं किया, मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है। तो बात करें आपके मौजूदा विधायक, इनकी कार्यशैली किस तरह से रही है? लगातार हम फीडबैक लेते जा रहे हैं, जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। देखो, मोहन जी ने, हमारे जो विधायक हैं, मैं ये तो दावा कर सकता हूँ कि 200 विधान
विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं उसमें सबसे ईमानदार कोई व्यक्तित्व है तो ये मोनाराम जी का है। हाँ, इसमें कोई उन्होंने कभी जीवन में किसी भी प्रकार का एक पैसे का भी पूरे अपने जीवन काल में, ऐसा नहीं विदाई काल में, अपने पूरे जीवन काल में उनके एक भी पैसे का कोई दाग नहीं लगा सकता। अब जनता का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। जनता की अपने जनप्रतिनिधि से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। हाँ, अब व्यक्ति कहीं ना कहीं उन अपेक्षाओं पर कोशिश तो करता ही है पार पड़े, लेकिन कभी कभार जनता की अपेक्षा के अनुरूप कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो उससे थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है, अभी उदासीनता हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब चुनाव आता है तब समीकरण बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो अभी के माहौल से किसी भी व्यक्ति के चुनाव परिणाम का आकलन करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। मौजूदा विधायक ने अपनी चुनावों को लेकर मना भी किया था कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब दावेदारी उन्होंने भी जताई है, क्या कहना चाहोगे? देखो, उन्होंने मना किया था जब पार्टी में लगा कि भाई 70 साल से ऊपर लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, तो उन्होंने स्वतः मना करके एक उदाहरण पेश किया था। पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने खुद ने अपने मुंह से अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और बड़ी बात कह दूं आपको, जहाँ हर नेता अपने भाई, बच्चों, बीवी के लिए टिकट की परिवारवाद के लिए टिकट मांग रहा है, तो मोहन जी ने अपने परिवार के लिए भी उस वक्त टिकट का नहीं कहा। हो सकता है पार्टी की तरफ से उनको कुछ इशारा मिला हो कि भाई आप अपनी दावेदारी अभी वापस मत लीजिए, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि भाई, उनका यही कहना है, मैंने उनके मुंह से यही सुना कि अगर पार्टी मुझे उपयुक्त उम्मीदवार मानती है तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। बाकी वो सामने से दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, मैंने कई जगह देखा। बात करें अपने कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, अंत में जाकर बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ बांटना कहाँ तक जायज़ है? जिस तरह से पोस्टर जगह जगह बसों के पीछे हंसता खिलखिलाता चेहरा अशोक गहलोत कहीं ना कहीं कटाक्ष करता नजर आता है, क्या कहना चाहोगे? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अशोक गहलोत जी 2 बार ऐसा प्रयास करके देख चुके हैं। 1998 के कार्यकाल में भी इन्होंने जाते जाते बहुत सारी लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणा की थी। 2012-13 में भी इन्होंने, जब 2008 में इनकी सरकार बनी तब भी इन्होंने खूब किया था। लेकिन देखो, आप जनता का काम कब करोगे? जब आपके पास समय होगा। आप अपनी योजनाओं से जनता को लाभ कब पहुंचाओगे? जब आपके पास समय होगा। अब अशोक जी गहलोत के पास समय तो है नहीं, आचार संहिता लगने जा रही है। अब ये योजनाएं 50 लागू कर दे, घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता। तो और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जनता मुफ्तखोरी की आदी है। राजस्थान एक स्वाभिमानी प्रदेश है, अपने शौर्य के लिए जाना जाता है, अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान की जनता को, मेरे को नहीं लगता कि ये मुफ्तखोरी की जो गहलोत जी का प्रयास है कि मुफ्तखोरी के माध्यम से मैं इनको अपनी तरफ आकर्षित कर लूँ। राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है, वो कभी इस मुफ्तखोरी के जाल में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। इनके पास मुद्दा था कि कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से घेरा जाए, पेपर लीक मामला, आप युवा हो, छात्र संघ से आप आते हो, तो कहाँ तक भुना पाए हैं या वो भुनाने में कामयाब नहीं हो पाए? कामयाबी है। हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, हमने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम गांव गांव ढाणी ढाणी गए, लोगों में अच्छा खासा आक्रोश है। हमने जयपुर में बड़े बड़े प्रदर्शन किए। अभी कल ही मैं मेड़ता और डेगाना में बिजली की जो, एक तो बारिश ने थोड़ा गैप दे दिया तो फसलें प्यासी रह गई लोगों की, और बिजली काट रही है अशोक गहलोत सरकार। तो मैं कल भी गया था डेगाना मेड़ता में, खूब बड़े बड़े मतलब लोगों ने साथ देकर बड़ा आंदोलन किया। अभी क्या कि लोगों को गुस्सा निकालने की जगह नहीं मिल पा रही। अभी आचार संहिता, अब देखो आजकल क्या कि राजस्थान में भी थोड़ा लोग चाहते हैं कि भाई जाति करती सरकार से उनको जितना एडवांटेज मिल जाए वो लेना चाहते हैं। आप आचार संहिता लगने दो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे राजस्थान की जनता सड़कों पे उतर जाएगी। अभी लोग, प्रशासन उनके हाथ में है, तो प्रशासन से कहीं ना कहीं जनता है जो दब जाती है कुछ ना कुछ मामले में। आचार संहिता लगने दो आप, आचार संहिता के बाद में राजस्थान का युवा, राजस्थान का किसान, राजस्थान की महिला, आप देखो सबसे शांत प्रदेश राजस्थान हुआ करता था। लोग बाग अपने क्षेत्र के अपराधों से डरकर राजस्थान में आकर बचते थे। अब जयपुर, जोधपुर, बहुत सारे दूसरे स्टेटों के लोग आए हैं, हरियाणा के,
ये उत्तर प्रदेश के, और आज राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे है। नागौर जैसा जिला आज देखो हर दूसरे दिन राजस्थान में गैंगवार, मर्डर, बलात्कार, मतलब अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है। और चूंकि गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास है, तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते कि भाई मैं काबू नहीं रख पाया या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पुलिस की। जब गृह विभाग उनके पास है तो ये पूर्णतया जो राजस्थान में अपराध जो बढ़ा है, आए दिन हृदय विदारक घटनाएं जो देखने को मिलती है, ये पूर्णतः अशोक गहलोत सरकार की सिस्टम का फेलियर है। इनके थानेदार, इनके एएसपी सारे उगई में लगे हुए हैं। उनको पता है कि अपराध होगा तभी तो 2 पैसा बना पाएंगे। अगर प्रदेश में अपराध नहीं है तो पैसा बनाने का मौका कैसे मिलेगा? जब तस्करी होगी, अपराध होगा, कुछ गलत काम हो गए, तभी तो जाके पुलिस वालों की जेब भरेंगे। और ऐसा नहीं कि बेचारे ये छोटे वाले उगाई में लगे हुए, एक बहुत बड़ा पैसा इनको उगा कर कांग्रेस के नेताओं को देना पड़ता है। कांग्रेस के नेताओं की सोच बताऊं आपको, कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि ये राजस्थान में उनकी आखिरी सरकार है। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, सेम गुजरात वाला होगा, राजस्थान जैसे प्रदेश में कांग्रेस आपको आने वाले समय में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। सरकार बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चाहते हैं कांग्रेस के नेता, ये चाहते हैं कि अब वापस रिपीट तो अपन होंगे नहीं, तो अपनी 7 पीढ़ी का धन कर लो। तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट से जितनी ये लोग उगाई कर सकते हैं उतनी उगाई में लगे हुए हैं, ये पैसा लूटने में लगे हुए हैं कि अपनी 2-3 पीढ़ी का जमा खर्च इसी राज में कर लो। तो ये उन्हीं का नतीजा है। बात करें छात्र संघ चुनावों को लेकर बात करेंगे। छात्र संघ चुनाव आपने भी लड़े हैं कॉलेज लाइफ में, और छात्र संघ चुनावों में बहुत से बड़े बड़े युवा विधानसभा में भी पहुंचे, चाहे मुकेश भाकर, रामनिवास कावड़िया, नाम ले तो काफ़ी बड़ा। तो छात्र संघ चुनावों पर अशोक गहलोत द्वारा लगी रोक का पूर्णतया हमने विरोध किया। और इसमें देखो, इसमें कांग्रेस की एक पॉलिसी है। छात्र संघ चुनावों को क्यों रोका गया, इसमें कांग्रेस की, मैं आपको मंशा बताऊं, कांग्रेसी नेता ये चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे बेटे ही नेता रहे प्रदेश में। नई पीढ़ी की नेता लोग पनपे नहीं। अब छात्र संघ चुनाव में लोगों में नेतृत्व क्षमता पनपती है, तो नेतृत्व क्षमता पनपती है तो वो बड़े बड़े नेताओं के बेटों के लिए चैलेंज बन जाती है। तो कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी रही है, परिवारवादी सोच की पार्टी है, और वो नहीं चाहते कि उनके बेटों के सामने कोई चैलेंज खड़ा हो जाए, कोई उनके बेटों के नेतृत्व को कोई चैलेंज कर दे। तो वो छात्र संघ चुनाव नहीं कराकर जो नए लड़कों में जो नेतृत्व क्षमता का जो विकास होता है, उस विकास को रोककर सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं के परिवारों के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उनका एक कुत्सित प्रयास है। आज एक बात बताओ, अगर मैं छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ा होता तो क्या मेरे अंदर एक नेतृत्व क्षमता पनपती? मेरे अंदर मेरा जो कामकाज का तरीका, वो उसमें कौशलता नहीं आती। तो ये कांग्रेस का प्रयास है कि जनता उनके बेटे पोतों के गुणगान करती जाए, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, राजा का बेटा राजा। ये कांग्रेस का कल्चर है। आप दिल्ली देख लो, जयपुर देख लो, आज नागौर देख लो कि 10 में से 8 सीटों पर इन्होंने यथासंभव प्रयास करके अपने नेताओं के बेटों को ही टिकट दिया। नहीं, इस बार नेतृत्व अशोक गहलोत नहीं चाहता। नहीं, इस बार जनता भी सियाणी हो चुकी है, समझदार है। लेकिन परिवारवाद की बात आती है, परिवारवाद कांग्रेस में है, आप मानते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? देखो, कुछ एक अपवाद हर जगह होते हैं। कई बार परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी के परिवार में टिकट दे दिया। कई बार योग्यता का आंकलन होता है। कांग्रेस में तो ऐसा सिस्टम है, चाहे कैसा भी हो, चाहे लड़के में नेतृत्व हो, गुण हो, नहीं हो, भोला हो, कुछ जानता ही नहीं हो, बलात्कारी हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। और एक पैटर्न है, टिकट उसके बेटे को मिलेगा। अगर नेता बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे को। अभी देखा मैंने कांग्रेस की जगह जगह जो हो रही है, वो आवेदन हो रहे हैं, तो बड़े बड़े नेता अपने बेटों के टिकट मांग रहे हैं, जबकि उनके बच्चे कभी फील्ड की राजनीति उनके बच्चों ने की नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, तो कभी कभार योग्यता को दबाया भी तो नहीं जा सकता। लेकिन ये तय है, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी के परिवार में टिकट दिया गया है तो पहले उसको पूरी तरीके से एक कार्यकर्ता के तौर पर उसे काम करवाया जाता है। काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करता तो नहीं लेते, घर बैठे टिकट नहीं देते। अगर वो कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है, उसमें योग्यता है, क्षेत्र में उसकी पकड़ है, लोगों में उसका विश्वास है, तो
कोई अतिशयोक्ति नहीं, टिकट देते हैं, पार्टी भी देती है। चलो नागौर विधानसभा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाएगा, गढ़ है, लेकिन राज्य की अगर बात करें तो सीएम चेहरा वसुंधरा को नहीं लाना कहाँ तक नुकसान है और कितना मजबूत होगा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई नया सीएम चेहरा आता है? देखो, वसुंधरा जी को चेहरा नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है, ये तो ऊपर के लेवल की बात है। इसमें मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वसुंधरा जी किसी भी रूप में पार्टी से दूर नहीं है। आज पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, आज 1-2 स्टेट का उनके पास प्रभार है, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रही है। तो उनकी दूसरी किसी जगह उपयोगिता को देखते हुए उनको राजस्थान जैसे, उनका जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उनको राजस्थान जैसे एक स्टेट में उनका उपयोग पार्टी नहीं करके उनका पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर उनका उपयोग करना चाहती है। और अभी तक बीजेपी ने किसी को ये भी नहीं कहा, ये भी इशारा नहीं किया कि तू सीएम बन जा। पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ेगी, फिर नेता जो पार्टी के चुने हुए लोग होंगे उनसे राय मशवरा करके किसी को सीएम बना सकती है। परिवर्तन समय के साथ होना चाहिए ताकि लोगों को कुछ नया देखने को मिले। मैं इस चीज़ के पक्ष में। नागौर में लगातार फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक लेते लेते लोगों में आज भी नागौर के प्रति ये कहना है कि नागौर यानी कि यहाँ किसी ने गौर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार रहे हैं, क्या कहना चाहोगे जो जनता अभी भी कह रही है कि इस तरफ किसी ने गौर नहीं किया? नागौर का एक स्वर्णिम काल आया था 2013 से 2019 तक, जब आदरणीय CR चौधरी साहब यहाँ के MP थे, केंद्र में मंत्री भी रहे, विकासवादी सोच के इंसान थे। उन्होंने 2013 से 2018 तक नागौर की लगभग आवश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश करी। राजस्थान में हमारी सरकार थी तो राजस्थान सरकार का भी हमें फ़ायदा मिला, केंद्र की कई सारी योजनाएं भी आई। हाँ, ये ज़रूर है कि नागौर पे गौर पुराने टाइम में कम किया गया, क्योंकि लगातार 1-2 परिवारों का नागौर में दबदबा रहा राजनीति में। और वो जब परिवारों का दबदबा होता है तो उनको पता है कि भाई काम करने का क्या फ़ायदा, वोट तो जनता देगी, मुझे नहीं तो उसको देगी। तो कुछ एक परिवारों का दबदबा था, वो राजनीतिक विरासत अपनी मानते थे, उनकी सोच भी सामंतवादी थी कि मेरे को इस बार नहीं तो इस बार दे देंगे। तो विकास की ज़्यादा वो चर्चा नहीं करते थे। उन परिवारों का एक छत्र राज रहने का नागौर को काफ़ी नुकसान हुआ। अब नए नए युवा नेता नागौर में उभर कर आ रहे हैं सामने। तो और CR चौधरी आप कहीं पे भी जाके पूछ लोगे, पूरे ज़िले का सर्वांगीण विकास उनकी सोच थी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज नागौर के लिए उपलब्ध कराया, एग्रीकल्चर कॉलेज उपलब्ध कराया, रिंग रोड, हाईवे, ये सारे उनके जो नेशनल हाईवे थे ये सारे उनके कार्यकाल में हुए। लगातार स्कूलों को क्रमोन्नत किया, जगह जगह बिजली सप्लाई ढंग से हो तो वहाँ जगह जगह पावर ग्रिड GSS वगैरह बनवाए गए। पानी की जो मुख्य समस्या थी तो वसुंधरा जी के कार्यकाल में जाहिर तक इंदिरा गांधी नहर का पीने का पानी पहुंच गया। अभी भी प्रयास कर रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय से। और देखो आप, बहुत महत्वाकांक्षी योजना चली थी, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। किसी व्यक्ति का कहीं पे भी मकान है उसको लाइट उपलब्ध करवाई गई, 500 रुपये मात्र में। ये हमारी केंद्र सरकार की योजना थी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार की थी। तो आज आप कहीं पे भी जाओ, नागौर की प्रत्येक ढाणी का विद्युतीकरण हो चुका है। तो ये भी हमारे कार्यकाल की उपलब्धि थी। काम हुआ है, लेकिन काम होने में समय लगा। परिवारवाद का दंश नागौर ने भी झेला है। अब शायद मेरे हिसाब से नागौर अगर कड़ी से कड़ी जुड़ गई, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई, तो मान के चलो नागौर सफलता के झंडे गाड़ दे। अभी आपने कहा कि कड़ी से कड़ी, और बात करें कि जनता से कि जिस तरह से नागौर के अंदर इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला RLP कितना अपना खेल खेलेगी यहाँ, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप युवा हो और आपको अच्छी तरह पता है, राजनीति से हटकर अपने बात करेंगे कि RLP कितना रोल अहम अदा करेगी। देखो, अगर टिकट ढंग से दे दी है पार्टी ने तो मेरे हिसाब से RLP कहीं टिकेगी नहीं, टिकटों पे खेल रहेगा। अच्छा, अब जैसे कि जो RLP ने जो टेस्ट दिया है मतदाताओं को, जिस प्रकार की RLP के नेताओं ने राजनीति करी है, नागौर का जो माइंडसेट है लोगों का वो उसी टेस्ट का आदी था।
आक्रामक राजनीति, जोशीले। बस लोगों के साथ हर सही हो गलत हो लोगों के साथ खड़ा हो जाना। तो एक आक्रामक और एक अग्रेसिव राजनीति की शुरुआत नागौर में आरएलपी के द्वारा की गई। और अगर देखो पिछली बार कांग्रेस ने युवाओं को बहुत मौके दिए। आज कांग्रेस के नागौर जिले में 6 विधायक हैं। आप 6 की उम्र देखो। आप एक महेंद्र जी को छोड़ दें जो नवा से विधायक है, उनको छोड़ दें तो सारे विधायक 30 से 40 साल के बीच के विधायक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल के हो सकते हैं। मतलब 50 साल से नीचे के विधायक है। और कांग्रेस के 6 विधायक जीते पिछली बार, सारे के सारे युवा थे। तो लोगों को क्या आजकल थोड़ा सहज नेतृत्व चाहिए, जिसके साथ आसानी से मिला भी जाए। हाँ, आसानी से सहज नेतृत्व कह सकता हूँ मैं, जिनके साथ लोगों का उठना बैठना ईजी हो जाए। अब 6 के कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया पिछली बार नागौर जिले में बाजी मारी। अगर अच्छे युवाओं को दोनों पार्टियां, मैं तो ये कहता हूँ, मौका देती है तो आरएलपी का कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं होगा नागौर। अंत में नागौर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि विधानसभा की जनता आपको देख रही है। नागौर विधानसभा की जनता को मेरा यही कहना है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आगे वोट नहीं दें। आज आपको कुछ एक समय के लिए चीज़ें मुफ्त मिल रही है, और अगर उन चीज़ों के बहकावे में आप लोग आ गए तो आने वाले 5 साल तक कांग्रेस ने जिस प्रकार पिछले 5 सालों में लूट खसोट करी, कांग्रेस का एक सिस्टम है खाओ और खाने दो। तो अगर आप इन योजनाओं के चक्कर में आ गए, जैसे पहले किसानों की कर्ज माफी के चक्कर में आ गए थे, बेरोजगारी भत्ते के चक्कर में आ गए थे, एक निरंकुश और भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ शासन मिला, अगर हम फिर से इनके चक्कर में आ गए तो आने वाले 5 साल में फिर ये राजस्थान को नोच कर खा जाएंगे। क्यों? कांग्रेस का नारा रहता है जब इनकी बैठकें होती है कि खाओ और खाने दो। बड़े लोग बड़ा माल डकार जाते हैं, छोटी मछलियों को छोटा दाना मिलता है। तो नागौर के लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा, किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए। सक्षम ईमानदार नेतृत्व के साथ अगर वो लोग खड़े रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, लोगों का रोजगार, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि नागौर में बहुत सारी खनिज संपदा है। खाली इतना ही है कि मैं तो यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी की नागौर जिले की भागीदारी हो। 10 के 10 विधायक अगर जाए नागौर से जीत के तो नागौर बहुत विकास की तेज रफ्तार पकड़ेगा। इसलिए मेरा तो नागौर के लोगों से यही कहना है, किसी भावना में आकर वोट नहीं दे, अपने नेता को पहचाने, उसकी काबिलियत पहचाने, और आपको लगे कि ये हमारा नेतृत्व करने लायक है, ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। तो ये थे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार लक्ष्मी नारायण जी। इनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सही उम्मीदवार उतारेगी तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी और नागौर वासियों को वो सौगात मिलेगी जिसकी वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ